हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल है जी आप लोग के? आई होप सो सब बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूं सर आप लोग अपनी हेल्थ का एज वेल एज अपनी फैमिली की हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और सर जितना हो सके आप लोग अपनी पढ़ाई को भी टाइम दे रहे होंगे। आई नो सर थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है, अजीब सी है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। होता है सर, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा काम करने में मन नहीं लगता क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी है। लेकिन स्टिल जितना जितना निकाल सको टाइम, टाइम जरूर निकालो। ठीक। सो जैसे कि सर अब आप लोगों के इंटरमीडिएट के जो पेपर हैं वो पोस्टपोन हो गए। ठीक। अभी डेट आईसीएआई ने अनाउंस नहीं करी है कि सर कब होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सर उसी को कंसिडर करते हुए, क्योंकि देखो अब क्या है कि बच्चे ना ढीले पड़ गए हैं, सही बताऊं फ्रैंकली, बच्चे पड़ गए हैं ढीले कि सर अभी तो पता ही नहीं पेपर होंगे। कुछ बच्चों को तो ये लग रहा है सर पेपर हो सकता है ना भी हो। ठीक। हो सकता है वो नवंबर के साथ मतलब अगले अटेम्प्ट के साथ मर्ज कर दे। देखो हम भी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। और मैं आपको एक चीज और गाइड करूंगा कि आप बेकार की यूट्यूब वीडियोस को देखना बंद कर दो। कई सारी वीडियोस आती रहती है कि पेपर कब होंगे कब नहीं होंगे। सर सबके अपने ओपिनियन है। ठीक। अननेसेसरी ओपिनियन को, लोगों के ओपिनियन को देख देख के आप अपनी प्लानिंग कर लो, कंफ्यूज हो जाओ, कोई फायदा नहीं है। जो होगा सर अभी किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा। ठीक। हो सकता है सर एग्जाम आपके जुलाई में हो सकता है अगस्त में हो सकता है ना भी हो, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन स्टिल आपको अपनी तैयारी पूरी करके रखनी चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी करके रखनी चाहिए। जो होगा जब भी होगा आप हमेशा उस टाइम के लिए तैयार हो। ठीक। तो इसी चीज को कंसिडर करते हुए मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाई है आज विद रिस्पेक्ट टू सीए इंटर पेपर नंबर 1 अकाउंट्स। कि सर सीए इंटर पेपर 1 अकाउंट्स की कुछ मैंने पेपर प्रिडिक्शन करी है, जो जनरली मैं हर अटेम्प्ट से पहले पहले करता ही हूँ और बच्चा काफी उसको पसंद करता है। और उसको कंसिडर करते हुए बच्चा अपनी तैयारी को प्लान कर लेता है। और मोर और लेस लगभग 80% पेपर इसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक। तो उसी को कंसिडर करते हुए मैंने आप लोगों के लिए कुछ पेपर प्रिडिक्शन तैयार करी है, तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। फिर अपनी तैयारी को, अपनी रिवीजन को आप आगे के लिए प्लान कर सकते हो। थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ पेपर इस तरीके का आने वाला है, ये चैप्टर इतना वेटेज रखता है या ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंस रखता है। ये सारी चीजें मैंने थोड़ा सा कंसिडर करके चली है। अब मेरा क्या सोर्स रहा है कंसिडर करने के लिए, मैंने मई 2018 से आपके सारे पेपर को कंसिडर किया है। मई 18 हो गया, नवंबर 18 हो गया, मई 19 हो गया, नवंबर 19 हो गया। फिर मई 20 में आपका एग्जाम नहीं हुआ था, नवंबर 20 हुआ था, फिर जनवरी 21 हुआ था। और उसके बाद आईसीआई ने 2 मॉक टेस्ट पेपर भी रिलीज करे हुए हैं, वो भी सारी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उससे भी थोड़ा सा पैटर्न पता लग जाता है। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आई हैव मेड एक्सपेक्टेशन फॉर दिस अटेम्प्ट। लिखा मैंने यहाँ पर मई 21 है, लेकिन अब जब भी हो गया अटेम्प्ट तब देख लेंगे, लेकिन ये कहलाएगा तो सर मई 21 अटेम्प्ट ही। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखना सर, मई 18, नवंबर 18, मई 19 एंड नवंबर 19, ये वाला जो एग्जाम्स थे, ये वाले जो एग्जाम थे यहां पर सिलेबस और इसके बाद वाले एग्जाम्स का सिलेबस थोड़ा सा फर्क था। क्या किया था सर मैं आपको बताता हूं। आईसीएआई ने मई 20 ऑनवर्ड्स इंटर अकाउंट से कुछ टॉपिक निकालकर उन्होंने क्या करा था, एडवांस अकाउंट्स में डाल दिए थे। ठीक। और एडवांस अकाउंट्स में सर कुछ सीए फाइनल के भी टॉपिक्स इन्होंने ऐड कर दिए, तो कुछ टॉपिक्स वहां से हटा भी दिए थे। ठीक। तो थोड़ा सा कोर्स में इन्होंने क्या करा था, वेरिएशन कर दी थी। ठीक। फिर भी मई 18, नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19 इन चारों पेपर को मैंने रखा है। जो टॉपिक्स आपके इंटर अकाउंट्स में इस समय एप्लीकेबल नहीं है उनको मैंने कंसिडर नहीं करा है। ठीक। बाकी के टॉपिक्स को कंसिडर करा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो मई 18 मतलब ये जो 4 अटेम्प्ट के पेपर है, इनकी जो टोटल वेटेज आपको दिख रही है वो 90, 95, 90, 90 दिख रही है। क्यों? क्योंकि सर पेपर तो लगभग 125 नंबर तक का पेपर आता है, 124 125 नंबर तक का पेपर आता है। लेकिन जो यहाँ पर बैलेंस टॉपिक्स बचते हैं वो डिलीटेड टॉपिक्स में से आए थे। वो बैलेंस जो क्वेश्चन थे वो डिलीटेड टॉपिक्स में आए थे, जो आपके इंटर एडवांस अकाउंट्स में चले गए। ठीक। तो वो मैंने यहाँ पर कंसिडर नहीं करे क्योंकि करने का कोई फायदा भी नहीं था। हाँ, नवंबर 20, जनवरी 21 और ये 2 मॉक टेस्ट पेपर ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इन ऑर्डर टू एनालाइज द करंट सिचुएशन। करंट पेपर को एनालाइज करने के लिए आपके लिए ये 4 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। बाकी मैंने पूरी टेबल बना दी है, आप सारी चीजें एक हिसाब से देखते हुए चले जाओगे। ठीक। आओ जी, सो लेट्स स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। मैंने यहाँ पर सीक्वेंस मतलब जैसे इंस्टीट्यूट की बुक में टॉपिक्स दे रखे वैसे नहीं लिखे, मैंने अपने हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंस निकाल के टॉपिक लिखे हुए हैं। सबसे पहले सर मुझे लगता है सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग रहता है, AS30। अगर बात करी जाए, पेपर को एनालाइज करो, मई 18 में ये 10 नंबर का पूछा गया, नवंबर 18 में भी 10 नंबर का पूछा गया,
मई 19 में ये सिर्फ 5 ही नंबर का क्वेश्चन आया इसमें से, नवंबर 19 में 10 नंबर का, नवंबर 20 में 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन का मतलब हुआ कि सर एक 10 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन और एक 5 नंबर का एएस बेस्ड क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है क्योंकि सर इसमें एएस 13 भी लगता है और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी बनता है। कई बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, सिर्फ एएस बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इन्होंने मई 19 में करा। लेकिन कई बार क्या करता है सर, इंस्टीट्यूट एएस बेस्ड ना पूछ के एक 10 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन कई बार इंस्टीट्यूट क्या करता है, दोनों ही पूछ लेता है, जिसके चांसेस कम होते हैं कि वो एएस भी पूछ ले और फुल फ्लेज क्वेश्चन भी पूछ ले। ऐसे इन्होंने एक बार नवंबर 20 अटेम्प्ट में किया था। क्या किया था इन्होंने, 5 नंबर का एएस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा और 10 नंबर का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी पूछा, तो चैप्टर 15 नंबर का आ गया। ठीक, जनवरी 21 अटेम्प्ट में भी इन्होंने क्या करा, सब 15 नंबर का पूछा, 5 नंबर का एएस बेस्ड क्वेश्चन पूछा और 10 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछा। अगर मैं दो मॉक टेस्ट पेपर की बात करूं, मार्च 21 वाला और अप्रैल 21 वाला, इन्होंने क्या करा, सिर्फ 8-8 नंबर का क्वेश्चन डाला है, 8-8 नंबर का क्वेश्चन डाला है एक। ठीक, तो इस बार मुझे लगता है सर 8 to 10 मार्क्स, अच्छा ये जो एक्सपेक्टेड मार्क्स लिखे हैं मैंने, ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं। ठीक, तो 8 to 10 मार्क्स का मुझे लगता है कि सर इस बार आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का फुल फ्लेज क्वेश्चन 8 से 10 नंबर का देखने को मिल सकता है। एएस बेस्ड क्वेश्चन आने के, 5 नंबर का जो एएस बेस्ड क्वेश्चन है उसके आने के चांसेस थोड़े कम है। फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब फुल फ्लेज क्वेश्चन सर किस में से आएगा, इसका कोई देखो क्राइटेरिया नहीं है। दो ही टॉपिक बनते हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट इन अपना डिबेंचर्स वगैरह बॉन्ड्स वगैरह बनता है और एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बनता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कई बार तो सर दोनों मिक्स होके भी आ जाते हैं कि कुछ उन्होंने ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स की दे दी, कुछ उन्होंने डिबेंचर्स की दे दी, वो मिक्स करके पूछ लिया। कन्वर्जन वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर पहले आपके पास डिबेंचर्स थे, उसको अपने शेयर्स में कन्वर्ट करा लिया। तो बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं है क्वेश्चंस की, लेकिन सर सारी चीजें आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये आपको करके जाना है अच्छे से, चैप्टर बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। उसके बाद आता है सर आपका इंश्योरेंस क्लेम, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से कंफर्म है सर 10 नंबर का क्वेश्चन। देखो ट्रेंड देखते रहो, कांस्टेंट हो गया चैप्टर। मई 18 में भी 10 नंबर, नवंबर 18 में भी 10 नंबर, मई 19 10, नवंबर 19 10, नवंबर 20 10, जनवरी 20 10। एमटीबी भी इन्होंने क्या करा है, क्वेश्चन तो डाला है लेकिन 10 की जगह 8-8 नंबर का डाला है। तो मुझे भी लगता है सर इस बार भी ऑब्वियसली क्या आएगा सर, 8 से 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को इंश्योरेंस क्लेम से भी मिल जाएगा। ठीक, अब आ जाओ हायर परचेज का टॉपिक। मई 18 और नवंबर 18 में इन्होंने नहीं पूछा। ठीक, मई 19 में इन्होंने क्या करा, 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा, नवंबर 19 में फिर नहीं पूछा, लेकिन उसके बाद आने लग गया ये, क्योंकि कोर्स रिड्यूस हो गया था। तो नवंबर 20 में 8 नंबर, जनवरी 21 में 8 नंबर, एमटीपी 1 में भी 8 नंबर का पूछा, लेकिन एमटीपी 2 में इन्होंने सिर्फ 4 नंबर का पूछा, लेकिन पूछा जरूर है। तो इस बार भी मुझे लगता है सर 8 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आना बनता है। ठीक, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें एक गोइंग कंसर्न का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनता है। 5 नंबर के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो स्टार्टिंग से चलो, मई 18 5 नंबर का क्वेश्चन आया, नवंबर 18 भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया, मई 19 में भी 5 नंबर का क्वेश्चन आया, नवंबर 19 में बस इन्होंने नहीं पूछा, नवंबर 20 में इन्होंने 10 नंबर का पूछा। 10 नंबर का मतलब इन्होंने दो 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे, एक इन्होंने वो गोइंग कंसर्न वाला प्रैक्टिकल पूछा और एक थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया। जनवरी 21 में इन्होंने क्या करा, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा। एमटीपी में भी इन्होंने एक 4 नंबर का एक 5 नंबर का क्वेश्चन डाल रखा है। तो इस तरीके से सर मुझे लगता है इस बार भी फ्रेमवर्क 5 नंबर तक का आपका आएगा। देखो 5 का है या 4 का है, लेकिन वो 4-5 एक ही बात है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक, अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर कौन से क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर में आपको देखने को मिलेगा, उसका भी एक स्पेसिफिक एनालिसिस कर रखा है इसी के नीचे, ये वाली चीज जो है वो भी बाद में आते हैं। अभी पहले चैप्टर वाइज, फिर आता है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें सर क्या पूछा जाता है, इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस के बारे में पूछा जाता है, बेनिफिट्स ऑफ एएस के बारे में पूछा जाता है। ये इन्होंने एक नवंबर 18 में इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन डाला और जनवरी 21 में इन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन डाला। इस बार मुझे लगता है कि शायद हो सकता है ये ना पूछे यहां से क्वेश्चन। ठीक, अब आता है सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी। कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं, जिसमें आपके पास AS1 है, AS2 है, AS10 है, 12 है, 11 है और 16 है। AS13 और AS3 को मैं इसमें नहीं डालता, क्योंकि वो AS13 और AS13 तो पूछ लेता है 5 नंबर का, लेकिन AS3 जो कैश फ्लो है वो शायद ना पूछे। ठीक, तो जनरली जो होता है वो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर AS13। ठीक, क्योंकि AS13 इन्होंने जनवरी 21 में 5 नंबर का कंपल्सरी में पूछ लिया, तो इस बार मुझे AS13 के 5 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस लगते हैं कम। इस बार क्या क्या लगता है, एएस में से वो क्या क्या पूछ सकते हैं सर, एक क्वेश्चन आपको AS1 या 2 में से देखने को कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा इस बार। AS1 और AS2 इनमें से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का देखने को मिलेगा। अच्छा, इसकी वेटेज क्या रहती है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका 20 नंबर का होता है, तो आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं इनटू 5 मार्क्स, यानी कि 4 आपके एएस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक,
तो उस हिसाब से एक क्वेश्चन तो एएस 1 और 2 में से हो गया। एक क्वेश्चन सर एएस 10, एएस 10 हमेशा आता है, एएस 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा पूछा जाता है, तो ये तो आएगा ही आएगा। एएस 12 मुझे लगता है सर इस बार पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने जनवरी 21 में पूछ लिया था, नवंबर 20 में नहीं पूछा, लेकिन सर ये इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपको एएस 11 या 16 में से देखने को जरूर मिलेगा इस बार यहाँ पर। तो ये सर मेरी कुछ एनालिसिस बनती है अबाउट एएस। तो एएस 1 या 2 में से एक क्वेश्चन, एएस 12 और 10 तो आएंगे ही आएंगे, फिर एएस 11 या 16 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ओके, ये हो गया एएस का कंपलसरी क्वेश्चन के बाद। अब आता है प्री एंड पोस्ट का टॉपिक, ये भी सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मई 18 में 10 पूछा इन्होंने, नवंबर 18 में इन्होंने 12 नंबर का पूछा, मई 19 में 5 नंबर का पूछा, नवंबर 19 में 10 का पूछा, नवंबर 20 में 5 नंबर का पूछा, जनवरी में नहीं पूछा जनवरी में, इस बार पूछेगा। एमटीपी में इन्होंने 6 नंबर का क्वेश्चन डाला है, तो इस बार भी मुझे लगता है सर 5-6 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आराम से बन जाएगा। बोनस एंड राइट इशू, ये सर कभी पूछा जाता है कभी नहीं पूछा जाता, जैसे मई 18 में इन्होंने पूछ लिया, नवंबर 18 में नहीं पूछा, मई 19 में भी नहीं पूछा, नवंबर 19 में पूछ लिया, नवंबर 20 में नहीं पूछा, जनवरी 21 में पूछ लिया, दोनों एमटीबी में आपको 4-4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तो मुझे लगता है सर इस बार भी 5 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है। देखो 10 नंबर 18 में आया, नवंबर में 5 नंबर का आया, मई 19 में 10 नंबर का आया, नवंबर 19 में नहीं पूछा, नवंबर 20 में इन्होंने 12 नंबर का पूछा, जनवरी 21 में 12 नंबर का पूछा, एमटीपी में भी 12 नंबर का दे रखा है, एमटीपी 2 में नहीं दे रखा, तो इस बार मुझे लगता है सर 8 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन इसमें से आएगा, आ जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसका हमेशा क्वेश्चन आता है, कैसे कैसे 5 नंबर पूछा इन्होंने, फिर 8 पूछा, फिर एक बार नहीं पूछा, उसको छोड़ दो, ये वाले अटेम्प्ट हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नवंबर 19 में 5 नंबर का पूछा, यहां से देखो कांस्टेंट हो गया 10 8 5 10, कि नवंबर 20 में 10 नंबर का, जनवरी 21 में 8 नंबर का, दोनों एमटीपी में दे रखा है, एक में 5 नंबर का, एक में 10 नंबर का, तो सर मुझे लगता है लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर से भी आएगा आपको। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी की बड़ी मजेदार कहानी है, पहले वो पूछते ही नहीं थे, मई 18 में नहीं पूछा, नवंबर 18 में भी नहीं पूछा, मई 19 में भी नहीं पूछा, लेकिन नवंबर 19 में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया। 15 नंबर का सर कैसे पूछा जा सकता है, एक वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते जिसमें आपको बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने के लिए बोल देंगे, और एक वो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो नवंबर 19 में इन्होंने 15 नंबर का ऐसे पूछा, नवंबर 20 में इन्होंने बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ 5-5 नंबर का पूछा, जनवरी 21 में भी इन्होंने 5 नंबर का पूछा, लेकिन मजे की बात क्या है सर, दोनों मॉक टेस्ट में उठाओगे आप, तो एक मॉक टेस्ट में 19 नंबर का दे दिया, एक मॉक टेस्ट में इन्होंने 24 नंबर का दे दिया फाइनल अकाउंट्स, मतलब इन्होंने बड़ा भी क्वेश्चन पूछ लिया और छोटा भी पूछ लिया, और एमटीपी 2 में तो सर इन्होंने दो छोटे छोटे पूछ लिए, हालांकि चॉइस थी दोनों में। ठीक, तो मुझे लगता है सर इस बार भी ऐसा ही होगा, क्या करेंगे, ये एक क्वेश्चन आपको फाइनल अकाउंट्स का बड़ा पूछेंगे 10 नंबर तक का, और 10 से 12 नंबर तक का, और एक क्वेश्चन वो 4-5 नंबर तक का छोटा पूछ लेंगे आपसे। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट सर, ये इन्होंने क्या करा था, मई 18 में 5 नंबर, नवंबर 18 में नहीं पूछा, मई 19 में 10 नंबर का, नवंबर 19 में 5 नंबर का। अब यहां से देखो, नवंबर 20 में इन्होंने 10 नंबर का पूछा, जनवरी 21 में 12 नंबर का पूछा, एमटीपी 1 में 4 नंबर का, 5 नंबर का, तो मुझे लगता है सर इस बार ये 5 ही नंबर तक का कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन पूछेंगे, बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है। सिंगल एंट्री सर हमेशा आता है, सिंगल एंट्री हमेशा आता है, सिर्फ मई 18 में नहीं पूछा, लेकिन उसके बाद इन्होंने पूछा और बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, 15 नंबर का, 12 नंबर का, 10 10 10 12 12, तो वही सर अगेन 10 से 12 नंबर तक का क्वेश्चन आपको सिंगल एंट्री से भी देखने को मिलेगा। ये सर ब्रांच और डिपार्टमेंटल, इनकी कहानी अलग है। जैसे डिपार्टमेंटल की अगर बात करूं, तो पहले ये 10 नंबर का पूछा इन्होंने, फिर 5 का पूछा, फिर नहीं पूछा, फिर नवंबर 19 में 10 का पूछा, फिर उसके बाद 5 10 8 6, तो मुझे लगता है सर 5-6 नंबर तक का इस बार भी डिपार्टमेंटल पूछेंगे। और ऐसे ही ब्रांच की और एनालाइज किया, तो मैंने 10 नंबर तक का एनालिसिस निकाला कि 10 नंबर तक का ब्रांच का क्वेश्चन वो पूछ के चल सकते हैं। तो ये हमारा कुछ एनालिसिस था, और पूरा पेपर आपका कितने मार्क्स का आता है सर, 124 से लेकर 125 नंबर तक का पेपर आता है। सर 124 कैसे हो सकता है, 124 ऐसे हो सकता है कि लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको 4-4 नंबर के पार्ट्स पूछ ले। ठीक भाई, 4-4 नंबर के 5 पार्ट पूछ सकता है, या फिर 5-5 नंबर के 4 पार्ट पूछ सकता है। अगर उसको लेंथी पेपर करना है, इंस्टीट्यूट वांट्स अगर कि वो लेंथी पेपर करे, तो 4-4 नंबर के 5 पार्ट पूछ लेगा। अगर वो चाहता है कि पेपर नॉर्मल रहे, तो वो 5-5 नंबर के 4 पार्ट पूछ लेगा। ठीक, तो जैसे भी है सर, लेकिन पेपर अकाउंट्स का थोड़ा सा लेंथी होता है, तो यू नीड टू मेंटेन द स्पीड, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करो जितनी हो सके।
जितने हो सके सर टेस्ट की प्रैक्टिस करो, 3-3 घंटे पे पेपर लिख के देखो, तब आपकी कहीं जाके स्पीड बनेगी। और इस पेपर में स्पीड जरूर चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट 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 स्कोरिंग पेपर है ये, बहुत ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। इसमें बच्चा अगर अच्छे से मेहनत करके जाए तो मैं सही बता रहा हूं सर 90 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। 80 प्लस 90 प्लस लाना इस पेपर में डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों के जो नंबर कम आते हैं वो कॉन्सेप्ट की वजह से नंबर कम नहीं आते, कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं, क्वेश्चन भी बच्चा सॉल्व कर लेता है। नंबर कम आने का कारण ये होता है कि सर पेपर ही पूरा नहीं होता, क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी जरूर होता है। अकाउंट्स हो गया, एडवांस अकाउंट्स हो गया, ये पेपर थोड़े लेंथी आते हैं, लेकिन आपको सर स्पीड बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस ये मेन इसका मुद्दा है। ठीक, तो ये तो हो गया सर पास्ट पेपर को एनालिसिस करके दिखाया मैंने कि किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो। अब आ जाओ सर इस हिसाब से इस टाइम का जो इस अटेम्प्ट का एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न है वो क्या निकल के आ सकता है। ये पेपर पैटर्न निकल के आ सकता है जिसको आप फॉलो करके चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका कंपलसरी क्वेश्चन है 20 नंबर का, जिसमें आपके क्या पूछे जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे जाते हैं, एएस पूछे जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो सर एक क्वेश्चन एएस 10 का पूछेगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन एएस 12 का पूछेगा 5 नंबर का, एक क्वेश्चन वो क्या करेगा एएस 1 या 2 में से पूछेगा, एएस 1 या 2 में से एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। और एक क्वेश्चन वो क्या करेगा, जैसे मान लो यहां पर 1 पूछ लिया, तो अगले पार्ट में वो यहाँ पर एएस 2 का क्वेश्चन पूछ सकता है, या 11 पूछ सकता है, या 16 पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है। ऐसा भी हो सकता है सर 11 और 16 पूछे ही ना, एएस 1 पूछ ले और एक एएस 2 पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, बाकी चांसेस यही रहता है कि एएस 1 और 2 में से एक क्वेश्चन पूछेगा, और 11 और 16 इंपॉर्टेंट होता है उसमें से एक क्वेश्चन डालेगा। बट सर कुछ नहीं कह सकते, एएस 1 और 2 भी पूछे जा सकते हैं, 11 16 ना भी पूछे, क्योंकि इनके पास एक चॉइस क्या होती है कि एएस का क्वेश्चन वो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाल सकते हैं। तो एएस की जो वेटेज देखी जाती है वो लगभग 25 नंबर तक की वेटेज आती है, अदर देन AS3 एंड AS13, उनको छोड़कर 25 नंबर तक की वेटेज आती है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका 20 नंबर का है। इसमें सर क्या करता है इंस्टीट्यूट, एक क्वेश्चन वो 8 नंबर का या तो डिपार्टमेंटल डाल देता है या ब्रांच डाल देता है, और एक क्वेश्चन सिंगल एंट्री 12 नंबर का फिक्स्ड है। देखो इसमें ना ऊपर नीचे भी मार्क्स हो सकते हैं, हालांकि मैंने जो लिख के दिए हैं ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन के मार्क्स लिख के दे रहा हूं ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे कि ऊपर नीचे का मतलब मान लो डिपार्टमेंटल और ब्रांच वो 12 नंबर का पूछ ले, और सिंगल एंट्री 8 नंबर का पूछ ले। सर क्या सिंगल एंट्री 8 नंबर का पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। सिंगल एंट्री में जो टाइप 2 क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, वो 8 नंबर का बनेगा, वो 12 का नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसने टाइप 1 पूछा तो वो 12 नंबर का बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिपार्टमेंटल ब्रांच पूछेगा इसमें, या फिर और सिंगल एंट्री पूछेगा ही पूछेगा, डिपार्टमेंट और ब्रांच में से कोई भी एक पूछ सकता है, 8 का भी पूछ सकता है, 12 का भी पूछ सकता है। जनरली 12 नंबर का अगर वो क्वेश्चन डालेगा तो ब्रांच के चांस होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल का 12 नंबर के आने के चांस कम है, डिपार्टमेंटल 8 तक का बन सकता है, 6 का भी बन सकता है। ठीक, ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने 25 लिख दिया, दिस इज 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो 20 मार्क्स का है, इसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है, देखना ध्यान से। इसमें एक इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 10 नंबर का, एक इंश्योरेंस क्लेम आएगा ही आएगा। अब क्या हो सकता है कि सर इंस्टीट्यूट ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट में देखा ये चीज, इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, यहां पर 10-10 नंबर के क्वेश्चन ना डाले, वो क्या करेगा 8 नंबर इन्वेस्टमेंट पूछ लिया और 8 नंबर इंश्योरेंस क्लेम पूछ लिया, और इसमें एक सी पार्ट भी ऐड कर सकता है, हायर परचेज 4 नंबर तक का, ऐसा भी कर सकता है वो। ये मॉक टेस्ट में देखा, एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन ये मॉक टेस्ट में देखा तो शायद इस टाइप का भी आपको देखने को मिल जाए कि सर एक पार्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक पार्ट इंश्योरेंस क्लेम, और एक पार्ट आपका हो गया हायर परचेज का 4 नंबर का, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड होगा। थ्योरी भी पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन मैंने थ्योरी देखा था, आई थिंक हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सेल में डिफरेंस था, या हायर परचेज और नॉर्मल सेल में डिफरेंस था, ऐसा कुछ था। तो थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है। मैं तो सर अपनी क्लास में पूरा इसको डिटेल में थ्योरी से स्टार्ट कराता हूं, बट आपको थ्योरी पढ़ के जानी है इंस्टीट्यूट की बुक से। ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। सर इसका क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में सर एक क्वेश्चन आपको सर डिपार्टमेंटल से मिल सकता है। जैसे मान लो यहां पर इन्होंने ब्रांच पूछ लिया, 8 नंबर का इन्होंने क्या करा यहां पर ब्रांच पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मान लो इन्होंने ब्रांच पूछ लिया, तो यहां पर ये डिपार्टमेंटल पूछ सकते हैं, साथ में एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूछ सकते हैं, और एक बोनस और राइट का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि सर एक डिपार्टमेंटल पूछ लिया, एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूछ लिया, और एक बोनस और राइट पूछ लिया।
ऐसा भी हो सकता है कि सर डिपार्टमेंटल ये 8 नंबर का क्वेश्चन ना डाले और 6 नंबर का क्वेश्चन डाले, जो वो करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट वाला क्वेश्चन होता है जिसमें वो मैनेजर कमीशन होता है, करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालना होता है, तो वो 8 का क्वेश्चन नहीं बनता, वो 6 का बनता है। तो हो सकता है सर वो 6 नंबर का डिपार्टमेंटल डाल दें यहां पर, और 6 नंबर के डिपार्टमेंटल के बाद अब आपके कितने बच गए, 12 नंबर अपना 14 मार्क्स बच गए। तो 14 मार्क्स में वो क्या कर सकता है, आपको इन दो क्वेश्चन में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में या बोनस राइट में डिवाइड भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर वो 10 नंबर तक का पूछ ले और बोनस और राइट वो आपका क्या करे 4 नंबर का पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, बाकी हो सकता है सर डिपार्टमेंटल पूछे। सर अगर मान लो यहां पर इन्होंने ए पार्ट में डिपार्टमेंटल पूछ लिया, तो क्या यहां पर ब्रांच पूछा जा सकता है? यस, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है ब्रांच का 8 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, ऐसा भी हो सकता है सब ब्रांच का 10 नंबर का क्वेश्चन को यहां डाल दे और साथ में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का 10 नंबर का क्वेश्चन डाल दे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो देयर कैन बी वेरिएशन। देखो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं ना, इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर टॉपिक को कवर कर देगा, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छोड़ेगा। उन्होंने क्या करा था सर, कोर्स को रिड्यूस इस वजह से किया था कि वो चाहते थे कि कवरेज पूरी हो। पहले क्या था कि अकाउंट्स में सर कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा था, इसलिए कुछ क्वेश्चन लेफ्ट हो जाते थे, छूट जाते थे, इंस्टीट्यूट डाल ही नहीं पाता था क्योंकि पेपर तो 125 नंबर का ही बना रहा है। अब इन्होंने क्या करा कि कुछ टॉपिक को ग्रुप 2 में शिफ्ट करने की वजह से ग्रुप 2 से टॉपिक डिलीट भी करे हैं जो इररिलेवेंट से टॉपिक थे। अब क्या करता है इंस्टीट्यूट, कवरेज पूरी रखता है कि सर हर टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाए, तो एक पूरी पूरी आपको कवरेज देखने को मिल ही जाएगी। ठीक, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा सर आपको कौन सा क्वेश्चन चॉइस में छोड़ देना चाहिए और कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये बात होगी। ठीक, अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सर आपको जो देखने को मिलता है वो मिलता है एक फाइनल अकाउंट्स का और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का बड़ा क्वेश्चन। या तो वो फाइनल अकाउंट्स पूछेगा या कैश फ्लो पूछेगा, 12-12 नंबर का, 10 से 12 नंबर तक का फाइनल अकाउंट्स या कैश फ्लो। इसके साथ वो चॉइस में क्या दे सकता है आपको, चॉइस में आपको दे सकता है वो लेट्स से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डाल दिया उसने, प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन डाल दिया, या हायर परचेज डाल दिया। सर हायर परचेज अगर मान लो यहां पर इन्होंने पूछ लिया 4 नंबर का, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने सी पार्ट में 4 नंबर का पूछ लिया, तो यहां पर वो नहीं पूछेगा, यहां पर वो क्या करेगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस या फिर प्री एंड पोस्ट में से 8 नंबर का क्वेश्चन डाल के चल सकता है वो। ठीक, ऊपर अगर इन्होंने हायर परचेज नहीं पूछा तो वो यहां पर हायर परचेज पूछ लेगा। तो ये आपकी एक क्राइटेरिया जो आपको ध्यान रखना है। आ रही है बात समझ में? ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है जो हमेशा आपको करना चाहिए। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लाइक इसमें आपको वो फ्रेमवर्क पूछेगा 5 नंबर का, फिक्स आएगा ही आएगा। इसमें एक सर फाइनल अकाउंट्स का 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, लिख के ले लो। हो सकता है वो बड़ा क्वेश्चन ना पूछे फाइनल अकाउंट्स का, कैश फ्लो पूछ ले, यहां पर वो फाइनल अकाउंट्स का आपसे क्या करेगा, एक छोटा क्वेश्चन पूछेगा। कई बार तो देखा गया है सर वो इंटरनल चॉइस भी देता है, ए और बी पार्ट दोनों में से कोई एक करो। इसमें क्या कर सकता है वो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व टू डिविडेंड रूल्स, वो वाले में से टॉपिक पूछ सकता है वो। मैनेजरियल रेमुनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैनेजरियल रेमुनेशन, इसका क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं। उसकी लिमिट्स वगैरह आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, उसमें आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन पता होनी चाहिए सेक्शन 198 के हिसाब से, शेड्यूल बी की लिमिट्स याद होनी चाहिए, सेक्शन 197 के हिसाब से एमआर निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो ये पूछ सकता है वो आपसे, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक, एक वो 5 नंबर में क्या कर सकता है, लाइक रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्री पोस्ट या हायर परचेज, इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लो ऊपर उसने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछ लिया और सेकंड क्वेश्चन में हायर परचेज पूछ लिया, तो यहां पर प्री पोस्ट पूछ लेगा वो। या ऊपर उसने क्या करा, प्री पोस्ट पूछ लिया, तो यहां पर वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डाल देगा, हायर परचेज रहेगा तो हायर परचेज डाल देगा, कुछ भी डाल देगा सर। और एक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है 5 नंबर का। ऐसा हो सकता है सर मान लो इसने यहां पर कैश फ्लो 12 नंबर का पूछ लिया, तो यहां पर वो कैश फ्लो ना पूछे, वो यहां पर क्या कर सकता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस डाल देगा। मतलब जो भी टॉपिक रह गया, हायर परचेज रह गया, प्री पोस्ट रह गया, तो वो डाल देगा, छोटे छोटे टॉपिक डाल देगा। ठीक, और एक क्वेश्चन सर यहां पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से देखने को मिलेगा, ये एएस बेस्ड क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। एएस 1 2 11 16 मैंने इसलिए डाले हैं, मान लो यहां पर इसने 1 और 2 पूछ लिए, सी में 1 भी पूछ लिया और 2 भी पूछ लिया, तो 11 और 16 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहां पर। ऊपर इसने क्या करा, एएस 1 पूछ लिया और एएस 11 पूछ लिया, तो हो सकता है एएस 16 का पूछ ले, यहां पर एएस 2 पूछ ले, यहां पर कुछ भी पूछ सकता है, तो एएस का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा। तो दिस इज द एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न फॉर दिस अटेम्प्ट। बात समझ में आती है? तो देखो ब्रॉडली देखा जाए तो इंस्टीट्यूट क्या करता है सर, हर क्वेश्चन में से, हर टॉपिक में से कवरेज करके चलता है पूरी पूरी, लेकिन फिर भी ये आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया तो आप प्रिपरेशन अपनी अकॉर्डिंगली एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हो। एक ना फ्लो, एक कहते हैं ना ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी पढ़ाई हो जाएगी,
नहीं तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर क्या करूं क्या ना करूं, नहीं समझ में आ, स्टार्ट कैसे करूं, कैसे रिवाइज करूं, या इतनी सारी चीजें कैसे इसको पैकअप करूं, ये बड़ी दिक्कत वाली चीज है। उसके लिए आपको ये चीजें हेल्प करती है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं सर आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। जो पहले 15 मिनट आपको मिलते हैं उसमें आप क्या करोगे, कंपलसरी क्वेश्चन तो कभी मत पढ़ना, उसमें आपको वही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए विच यू वांट टू लीव, मतलब कंपलसरी के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस पढ़ लो जो आपको छोड़ना है। ठीक, छोड़ने के लिए सर मेरे हिसाब से बच्चों को दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिसमें बच्चों को डिफिकल्टी फेस होती है, सिर्फ दो टॉपिक है, बाकी किसी में बच्चों को डिफिकल्टी फेस नहीं होती। एक जो टॉपिक है वो होता है ब्रांच, और एक टॉपिक जो बच्चों को डिफिकल्टी फेस करता है वो करता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में भी सर बच्चों को बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना वो डिफिकल्टी फेस करता है, क्योंकि सर वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। ठीक, मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से देखो, अगर तो आपको ब्रांच अच्छे से आता है फिर तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको बड़ा फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन दिखे वो आप छोड़ देना, ऑब्वियसली वही छोड़ोगे आप। लेकिन सर उसमें आपका एक टॉपिक ऐसा सैक्रिफाइस हो जाएगा जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक, एक चीज ध्यान रखना सर, फाइनल अकाउंट्स आप पूरा मत छोड़ के जाना। ऐसा मत करना कि पूरा ही फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक नहीं पढ़ा, नहीं, वो फिर आप बहुत रिस्क में चले जाओगे। क्योंकि क्या होता है सर, इंस्टीट्यूट 5 नंबर का छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आपको चॉइस रखनी है, अगर आपको फाइनल अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है तो सर बड़े क्वेश्चन को आप थोड़ा लास्ट में देख सकते हो। ठीक, या फिर सर जो मेरे को लगता है ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ब्रांच के टॉपिक में डिफिकल्टी फेस करते हो, ब्रांच को सबसे एंड में उठाता है। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा एक तरीका है। आपको फाइनल अकाउंट्स नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी फाइनल अकाउंट्स नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर फाइनल अकाउंट में छोटा टॉपिक तो आपको करना ही पड़ेगा, जिसमें एमआर निकालना है, रिजर्व निकालना है, ये सब चीज तो आपको करनी पड़ेगी। बड़ा क्वेश्चन अगर फाइनल अकाउंट्स का है तो सर बच्चों को शेड्यूल 3 का फॉर्मेट तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को पता होता है। बस क्या होता है सर, उसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो, जितना भी करोगे आपको उतने नंबर जरूर एग्जाम में मिलेंगे। और फाइनल अकाउंट सर बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हो फाइनल अकाउंट्स, बस ये है कि यहां पर फॉर्मेट बेस्ड है काम, यहां पर क्या है, थोड़ा फॉर्मेट बेस्ड है, तो इसलिए बच्चों को इतनी दिक्कत परेशानी आनी नहीं चाहिए। वो बच्चा क्या होता है, फॉर्मेट देख के और इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस मटेरियल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, थोड़ा देख के बच्चा डर जाता है, लेकिन डरना नहीं है, ये टॉपिक बहुत आसान है, तो अच्छे से इसको करो, इसको मत छोड़ो। हाँ, ब्रांच में कह सकता हूं कि सर ब्रांच एक बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा टेक्निकल भी टॉपिक है। ठीक, यहां पर बच्चा क्या कर सकता है, ब्रांच को सबसे एंड में उठा सकता है कि सर देख लेंगे, ब्रांच अगर बाद में समझ में आएगा तो ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे, बस बेसिकली ये है। ठीक, तो मेरे हिसाब से जिस क्वेश्चन में आपको ब्रांच दिखेगा वो आपको छोड़ना चाहिए, जो कि 90% आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बस इसमें आपका ये हो जाएगा कि अगर आपने सिंगल एंट्री अच्छे से कर रखा है ना, तो आपका सिंगल एंट्री आपको सेक्रीफाइस करने को मिलेगा यहां पर। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, सब ब्रांच और डिपार्टमेंटल दोनों मत छोड़ के जाना। कई बार बच्चा ये करता है सर ब्रांच भी छोड़ दिया डिपार्टमेंट, वो फिर बहुत रिस्क में आ जाओगे, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट ब्रांच अलग क्वेश्चन में पूछेगा, डिपार्टमेंटल अलग में डालेगा, वो भी पूरा स्मार्ट है सर। ठीक, तो आपको दोनों नहीं छोड़ के जाने। अगर आपको थोड़ा सा लाइट रखना है तो वो ब्रांच को रख लेना, लेकिन उसके साथ आपको फिर सिंगल एंट्री छोड़ना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जिस भी क्वेश्चन में आपको ब्रांच दिखेगा, उसका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको ऑब्वियसली आता ही होगा टॉपिक, वो आपको छोड़ना पड़ जाएगा। ठीक, लेकिन बाकी सब चीजें आपको करनी है। ठीक, अब आ जाओ, अब मैं आपको ना एक बता देता हूं रैंकिंग, कि सर रैंकिंग मींस कि आपको पहले कौन सा टॉपिक तैयार करना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले कौन सा टॉपिक तैयार करोगे आप लोग। देखो, सबसे पहले जो आप टॉपिक तैयार करोगे वो आप ये क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करोगे। ये फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करोगे, जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट है और इंश्योरेंस क्लेम है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम सबसे पहले आप लोगों को ये तैयार करना है। इन्वेस्टमेंट का बड़ा क्वेश्चन पहले तैयार करो, और इंश्योरेंस क्लेम का 10-10 नंबर का क्वेश्चन जो बनता है वो तैयार करो। लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, दो ही टॉपिक है। और सर ये दोनों चैप्टर बहुत बड़े नहीं है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए इसमें, आसान है बहुत, तो इसको सबसे पहले करना, और इसको छोड़ना भी नहीं आपको। ये स्ट्रेटजी मत अपनाना कि सर मैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम छोड़ देता हूं, बाकी सब कर लूंगा, ये तो बेवकूफी है सर, बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक तैयार करना है, पहला नंबर। सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तैयार करो। सेकंड नंबर पे आप एएस तैयार करो, और एएस में भी थोड़ा स्पेसिफिकली आपको अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले एएस 10 तैयार करो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एएस 12 तैयार करो, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। फिर आप एएस 1 और 2 तैयार करो,
इन दोनों में से एक मिल जाएगा आपको। फिर आप क्या करोगे, एएस 11 या 16 तैयार करोगे। एएस 11 और 16 तैयार करने से क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक पार्ट तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। सेकंड नंबर पे आपको क्या तैयार करना चाहिए, पहले आपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस कर लिया, फिर कंपलसरी जो एएस है एएस तैयार कर लिया आपने। थर्ड नंबर पे क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 तैयार करो। छोटे छोटे टॉपिक्स तैयार करो। इसमें भी सर सबसे पहले फ्रेमवर्क तैयार करो, 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेमवर्क के बाद क्या तैयार करोगे आप, ये छोटे छोटे टॉपिक तैयार करो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तैयार करो, प्री ऑन पोस्ट तैयार करो, हायर परचेज तैयार करो। ठीक, इसके बाद क्या करोगे आप, इसके बाद आप क्या करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करो। कैश फ्लो स्टेटमेंट साथ साथ आपका क्या होगा सर, ये बड़ा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि आप छोटा ही करोगे, कैश फ्लो तो एक ही है, तो वो छोटे से स्टार्ट करोगे तो पूरा टॉपिक तैयार होगा आपका, बड़ा भी क्वेश्चन अगर आएगा तो तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स का सिर्फ अभी छोटा छोटा टॉपिक तैयार करो, छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तैयार करो, 5 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करो। ठीक, ये आपका थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर पे आप क्या तैयार करोगे, फोर्थ नंबर पे आप इधर आ जाओ, ये वाला टॉपिक तैयार करो। इसमें आप क्या तैयार करोगे, सबसे पहले ये बोनस और राइट छोटे छोटे टॉपिक तैयार करो। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तैयार करो, इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। डिपार्टमेंटल तैयार करो, इसका भी क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा, और छोटा सा टॉपिक है डिपार्टमेंटल, अच्छे से तैयार करके चलो। ये तैयार हो गया आपका। फिर आप लग जाओ सर इनमें, क्वेश्चन नंबर जैसे ये वाला 5th नंबर पे आप ये तैयार कर लो, वो आपके ऊपर, आप दोनों में से आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको ब्रांच छोड़ना है तो ये वाला क्वेश्चन एंड में तैयार करना, फिर ये करना। ठीक, जैसे मान लो अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं तो यही करता, पहले मैं ये वाला टॉपिक तैयार करता। इसमें मैं कैश फ्लो तो तैयार कर ही चुका हूँ, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्री पोस्ट हायर परचेज तो तैयार कर चुका हूँ। फिर मैं क्या करता, एंड में फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस करनी शुरू करता, फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन लगाना शुरू करता। एक बार फॉर्मेट देख लिया और इनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जितने हो जाए उतने बहुत है, कोई नहीं कह रहा सब पूरे पूरे करो। जितने करोगे स्टेप वाइज मार्क्स मिलेंगे आपको, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, अगर आप देखो, अगर आप बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट हो कि सर मेरे को तो रैंक लानी है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ के जाऊंगा, तो बहुत अच्छी बात है। उसमें भी आप क्या करोगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आओगे, इसमें सिंगल एंट्री तैयार करोगे आप, सॉरी, इसमें आप क्या करोगे, सिंगल एंट्री का क्वेश्चन पहले तैयार करोगे, और फिर एंड में आप क्या करोगे, टाइम मिलेगा तो आप ब्रांच तैयार करोगे। अदरवाइज थोड़ा सा इसको ब्रांच के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं करने ना, सिर्फ उसके फॉर्मेट पढ़ जाओ और उसके आपके कॉन्सेप्ट पढ़ जाओ, तब भी आपका काम बन जाएगा। ये तरीका आपको फॉलो करना चाहिए फॉर प्रिपरेशन ऑफ पेपर 1 अकाउंटिंग। और मैं आपको सर उम्मीद दिलाता हूं, गारंटी देता हूं, अगर आप इस तरीके से इस अकॉर्डिंगली पढ़ के चलोगे, बातों को मानोगे, तो आई कैन एश्योर यू कि सर आप इस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, 80-90 नंबर लेके आओगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर, बात समझ में आती है। अच्छा, ये जो वीडियो है बनाई तो मैंने May 21 अटेम्प्ट के लिए है। बाय चांस सर, अगर मान लो सर एग्जाम नहीं हो पाए बाय चांस, तो ये वाली वीडियो सेम अगले अटेम्प्ट के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक, और अगर एग्जाम हुए तो सर अगले अटेम्प्ट वालों के लिए मैं अलग से क्या होगा कि बस इसी में मे वाले अटेम्प्ट को भी एनालाइज करके आपका एक एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न बता दूंगा। ठीक, बट फिर भी आप एक बार देख लो, जो नवंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई अकाउंटिंग का पेपर किस तरीके से होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो फिर, तो दिस वाज एनालिसिस फ्रॉम माय साइड एंड प्रेडिक्शन फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो सर, क्या बनेगा, लाइक बनेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर बनेगा। ठीक, जितने भी ग्रुप्स है सर उनमें शेयर कर दो, और भी चीजें शेयर करते हो ना, ये भी चीजें शेयर करो, पढ़ाई वाली चीजें भी शेयर करो। ठीक, और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मेरा नंबर आपको नीचे दिख रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। इन केस यू वांट टू परचेज लेक्चर्स, अगर आपको लेक्चर्स परचेज करने हैं अकाउंटिंग के, एडवांस अकाउंटिंग के एंड ऑडिट के, तो वो लेक्चर्स अवेलेबल है, यू कैन बाय द लेक्चर्स। और इस पीडीएफ का लिंक, ये जो पीडीएफ मैंने तैयार करी है, ये पीडीएफ आपके लिए ओपन है। ये कहां मिलेगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल पे जाओ, उसको ज्वाइन कर लो, और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा। प्लस मैं कई सारी चीजें और डालता रहता हूं टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिएगा, वहां पर बहुत कंटेंट आपको मिलेगा। प्लस इस चैनल के साथ भी जुड़े रहिएगा, चैनल में भी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, चलो फिर, आई होप दिस वॉज दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो हाँ जी, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, अच्छे से अपनी सेहत का, अपनी फैमिली की सेहत का अच्छे से ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो सर, एंड मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।